दोस्तों, ये कहानी है हमारी दुनिया के एक ऐसे मुस्लिम देश की जिसको आज से लगभग 25-30 साल पहले दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और सबसे खुशहाल देश में जाना जाता था। काबिलियत का आलम ये था कि इस देश की लगभग 98 से 99% आबादी पढ़ी लिखी थी। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ तालीम फीमेल में यानी कि औरतों में भी 95% यानी कि 95% के करीब थी, जो आज के दौर में भी शायद किसी दूसरे मुस्लिम देश में देखने को नहीं मिलेगी। टेक्निकल एडवांसमेंट का आलम यह था कि 1978 यानी कि 1978 और 80 के दौर में ये देश लगभग परमाणु ताकत बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। और ये उस दौर में न सिर्फ मुस्लिम दुनिया की बल्कि पूरे ही मिडिल ईस्ट की पहली परमाणु ताकत बन भी जाता अगर आखिरी वक्त में सऊदी अरब इस देश को परमाणु ताकत बनाने से रोकने के लिए इजराइल का साथ नहीं देता। इतना ही नहीं, दूसरे अरब देश से उलट ये देश सिर्फ और सिर्फ तेल पर डिपेंड नहीं था, बल्कि इसके पास तो इंडस्ट्रीज़ भी थी और एग्रीकल्चर में भी ये देश दूसरे अरब देशों से काफ़ी एडवांस माना जाता था। मगर दोस्तों, फिर अचानक से इस देश की किस्मत बदली और वक्त ने बाजी पलटी और दिन आया 20 मार्च सन 2003 यानी 20 मार्च सन 2003 का। ये दिन दरअसल इस देश के इतिहास का सबसे काला दिन साबित हुआ, क्योंकि इसी दिन से लगातार आज तक इस देश में सब कुछ बदलते जा रहा है। और आज के दौर में इस देश में या गरीबी है या भुखमरी है, रोते बिलखते बच्चे हैं, सैकड़ों लोगों की रोडों पर लाशें हैं। इसके अलावा घर, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज़ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इस देश में हर तरफ मलबा ही मलबा है। इस देश में अगर कुछ नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ शांति है। इस देश के आम लोग पिछले कई सालों से लगातार सिर्फ और सिर्फ सुकून और चैन ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं और अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट के इस मशहूर और ऐतिहासिक मुल्क के बारे में जिसको आज के दौर में हम सब लोग इराक के नाम से जानते हैं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर इराक के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? इराक के साथ ये सब कुछ किसने किया था और क्यों किया था? दरअसल दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत उस वक्त होती है कि जब मार्च सन 2003 में उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की तरफ से खुले तौर पर यह ऐलान किया जाता है कि इराक के राष्ट्रपति यानी कि सद्दाम हुसैन और उनके बेटों को अगले 48 घंटे के अंदर उनको अपने ही देश में यानी इराक को छोड़कर जाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे ऑर्डर पर अमेरिका के साथ साथ कुछ ऐसे दूसरे देश की फ़ौजें मिलकर इराक के ऊपर अटैक कर देंगी जो उस वक्त इस मामले में अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। लिहाजा दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन भी एक ऐसा लीडर था कि जो झुकने वाला नहीं था। इसलिए सद्दाम हुसैन ने इराक को न छोड़कर और जान की बाजी लगाकर उस बड़ी और ताकतवर फौज से मुकाबला करने का फैसला किया। दूसरी तरफ फाइनली 20 मार्च यानी कि 20 मार्च के दिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के ऑर्डर पर उसकी बड़ी और ताकतवर फौज ने इराक के ऊपर अटैक कर दिया। अमेरिका की फौज के साथ साथ यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड के सिपाही भी मौजूद थे। इन सारे देश की तरफ से वॉर डिक्लेयर करते ही जब इराक के आसमान से इराक की ही ज़मीन पर लगातार बम बरसाए जा रहे थे, ख़ास तौर से जो इराक की राजधानी बगदाद थी उसका तो पूरा नक्शा ही बदल गया था। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके थे और लगातार कई दिन से इराक को नुकसान होता जा रहा था। सवाल ये है कि आखिर ये हमला क्यों किया गया था? तो उसके पीछे अमेरिका का ये जवाब था कि उसके पास कुछ खुफिया जानकारियाँ हैं, जिन जानकारियों के मुताबिक ये पता चला है कि इराक के सद्दाम हुसैन के पास कुछ ऐसे परमाणु और ख़तरनाक हथियार मौजूद हैं कि जिससे सिर्फ इराक को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ख़तरा है। यानी ऐसे हथियार कि जो पूरी मानवता के दुश्मन हैं और पूरी इंसानियत को मिटाकर रख देंगे। जहां एक तरफ अमेरिका के पास इराक पर हमला करने के लिए 35 देश का सपोर्ट हासिल था, तो वहीं दूसरी तरफ इराक के पास कुछ भी नहीं था। वो तो अलग अलग था और बिल्कुल अकेला था। इसलिए इस बड़ी और ताकतवर फोर्स से लगातार मुकाबला करते रहना भी इराक के लिए नामुमकिन सी बात थी। कुछ दिनों के बाद इराक के फौजी डगमगाने लगे।
हालात ऐसे बने कि अब सद्दाम हुसैन को भी भागकर अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। फिलहाल वक्त गुजरता गया, फिर साल आया सन 2003 का, यानी जंग शुरू होने के लगभग 1.5 महीने के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की टीवी पर एंट्री हुई, जहां पर जॉर्ज की तरफ से ये कहा गया कि ये मिशन कंप्लीट हो चुका है, यानी CIA जो चाहती थी वो हो चुका है। अब इराक की दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद 23 मार्च के दिन अमेरिका ने जो सद्दाम हुसैन की फ़ौज हुआ करती थी और जो वहाँ की खुफिया एजेंसी हुआ करती थी, इनको भी पूरी तरह ख़त्म कर दिया। एकदम से इराक की फ़ौज को पूरी तरह से ख़त्म कर देने का अमेरिका का ये फ़ैसला न सिर्फ बेहद ख़तरनाक बल्कि डरावना साबित हुआ, क्योंकि इराक की फ़ौजों में लाखों फ़ौजी हुआ करते थे, जिन लाखों फ़ौजियों के पास हथियार भी हुआ करते थे, और ये सारे वो फ़ौजी थे कि जिनको किसी दौर में रशिया की तरफ से एडवांस लेवल पर ट्रेन किया गया था। अब ये फ़ैसला बेहद ख़तरनाक और डरावना क्यों था, और इन फ़ौजियों ने आगे जाकर क्या गुल खिलाए थे, ये तो दरअसल हम लोग आगे जानेंगे। मगर आप लोग अभी इतना जानिए कि अगले ही महीने यानी जून 2003 में ही सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों को भी अमेरिकी फ़ौज की तरफ से कत्ल कर दिया गया था। हालांकि अमेरिकी फ़ौज अभी भी सद्दाम हुसैन तक पहुंचने में नाकामयाब साबित हो रही थी। दोस्तों, बाद में यानी दिसंबर सन 2004 में कुछ जासूसों की मदद से अमेरिका सद्दाम हुसैन को भी पकड़ने में कामयाब हो गया था। सन 2006 में तो अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी पर भी चढ़ा दिया था। ये जंग चलती रही और अमेरिकी फ़ौजी लगभग सन 2011 तक इराक में बने रहे, मगर इराक के हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले गए। नतीजा ये हुआ कि क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, कोई भी इस हिंसा में महफूज नहीं था। इराक में आपस में ही झगड़े होने लगे थे, यहाँ तक कि खुद अमेरिकी फ़ौजी और उन देशों के फ़ौजी जो अमेरिका के साथ उसको सपोर्ट करने के लिए आए थे, वो भी अब इन हमलों का शिकार हो रहे थे। इसलिए अब अमेरिका के साथ साथ उन सारे देशों ने भी अपनी फ़ौजियों को वापस बुलाने का दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इराक में अब उन लोगों के ख़िलाफ़ हद से ज़्यादा नफ़रत बढ़ चुकी थी और इराक के आम लोग अब इन फ़ौजियों पर भी हमले कर रहे थे। फाइनली सन 2011 में अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि बराक ओबामा की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि अब उनकी फ़ौजें इराक को वापस छोड़कर आएंगी। बराक ओबामा के ऐलान के साथ ही गठबंधन फ़ौजों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया। 8 दिसंबर सन 2011 का ये वो दिन था कि जब आखिरी अमेरिकी फ़ौजों ने इराक को छोड़ दिया था। मगर हाँ, ये बात भी याद रखने वाली है कि इस कहानी का अंत यहीं पर नहीं हुआ था, बल्कि अमेरिका तो एक बार फिर से वापस आया था, और क्यों आया था ये भी आप लोग वीडियो में आगे जान सकेंगे। फ़िलहाल अब बात करते हैं कि 2003 से 2011 तक चली इस जंग में क्या क्या हासिल हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ। लगभग 8 साल चली इस जंग में इराक के 1,89,000 यानी कि 1,90,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। याद रहे कि ये वो आंकड़ा है कि जिन लोगों की जान सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जंग में हुई थी, यानी आंकड़े में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है कि जो जंग से पैदा होने वाली मुसीबत की वजह से मारे गए थे। इसके अलावा अगर अमेरिका की बात करें तो दूसरी तरफ भी अमेरिका के लगभग 4,300 यानी कि 4,300 फ़ौजी इस जंग में लगभग मारे गए थे, जबकि 32,000 यानी कि 32,000 से भी ज़्यादा फ़ौजी घायल हुए थे। हालांकि दोस्तों, इन आंकड़ों में भी अमेरिका के उन फ़ौजियों की मौत को नहीं गिना गया है कि जो दरअसल बहुत सारी दिमागी बीमारियों की वजह से मारे गए थे, क्योंकि इस जंग की वजह से बहुत सारे ऐसे फ़ौजी थे जो डिप्रेशन में चले गए थे और न जाने कौन कौन सी बीमारियों का शिकार हो गए थे, और इस वजह से उन लोगों की मौत हो गई थी, जो यकीनी तौर पर इस 4,500 वाले आंकड़ों से बहुत बड़ा नंबर है, जिसको जानबूझकर अमेरिका की तरफ से कभी आम लोगों में जाहिर ही नहीं किया गया है। फ़ौजियों के अलावा इस जंग की वजह से लगभग 1,34,000 यानी कि 1,34,000 आम लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 28 लाख के करीब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, जो यकीनी तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा नंबर था। और इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला आंकड़ा तो
उन ख़तरनाक हथियारों का था कि जिन हथियारों के शक में और जिन हथियारों को ढूंढने के लिए ही अमेरिकी फ़ौजों ने 35 देश की सपोर्ट से इराक के ऊपर अटैक किया था। अब सवाल ये है कि आखिर वो हथियार अमेरिका को इराक के अंदर कितने मिले थे। तो दरअसल दोस्तों, उन हथियारों का आंकड़ा था 0 यानी कि 0। हाँ दोस्तों, अमेरिकी फ़ौजों ने पूरे 7-8 साल चली इस जंग में लाख कोशिशों के बावजूद भी इराक के अंदर कोई भी ऐसा हथियार ढूंढने में कामयाब नहीं रही कि जिन हथियारों का नाम लेकर पूरी दुनिया में हल्ला मचाया गया था और इस हमले को जस्टिफाई किया गया था। अफसोस की तो ये बात है कि सन 2003 में ये हमला किया गया था, जबकि सन 2004 में ही ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई थी कि जो कुछ भी ये खबरें चलाई जा रही हैं कि खुफिया तौर पर ये जानकारी मिली है कि इराक के पास ऐसे ख़तरनाक हथियार हैं, ये दरअसल पूरी तरह से गलत खबरें हैं। क्योंकि 2004 में ही अमेरिकी संसद के अंदर वहाँ के वेपन्स इंस्पेक्टर की तरफ से ये बयान दिया गया था कि 2003 में हमको जो जानकारी मिली थी वो दरअसल पूरी तरह से गलत थी। इसके अलावा 2004 में ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी ये बात क्लियर कर दी थी कि इराक के हमलों में जो जानकारी हमें मिली है, हम उसके मामले में पूरी तरह से गलत थे। इराक के पास ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। 2005 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस रिपोर्ट में भी ये बात क्लियरली मेंशन कर दी गई थी कि दरअसल ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं था। 2016 में तो यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि टोनी ब्लेयर ने अपने लोगों से माफ़ी तक मांग डाली, क्योंकि उनका कहना था कि सन 2003 यानी कि 2003 में उन्होंने ही अमेरिका के कहने पर अपनी फ़ौजों को लड़ने के लिए भेजा था, जबकि वो इस मामले में पूरी तरह से गलत थे और इराक में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिसकी वजह से इराक पर अटैक किया जाता। दूसरी तरफ वैसे तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति इस मैटर को लेकर पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं, मगर हद तो तब हो गई कि जब सन 2022 यानी कि 2022 में उनकी ये क्लिप वायरल हुई थी, जिसके अंदर ये कहना था कि वो चाहते थे कि रशिया की तरफ से यूक्रेन का जो इलीगल इन्वेजन किया जा रहा है उसको कंडेम करते हैं, मगर उनके मुंह से निकल गया था कि इराक के इन्वेजन को कंडेम करते हैं। जिसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि देखिए, सच्चाई कभी न कभी मुंह से निकल ही जाती है। मगर दोस्तों, हम लोगों की ये कहानी अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि असली खेल तो सन 2011 यानी 2011 के बाद उस वक्त शुरू हुआ कि जब अमेरिकी फ़ौजी पूरा बोरिया बिस्तर बांधकर इराक से वापस चले गए, क्योंकि अलकायदा और इस जैसी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो सद्दाम हुसैन के दौर में कभी इराक की तरफ आंख तक नहीं उठाकर देख सकती थी, अब उन लोगों ने इराक के अंदर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। और ये सन 2011 यानी कि 2011 के बाद से ही नहीं, बल्कि उसी दौर से शुरू कर दिए थे कि जब सद्दाम हुसैन को ख़त्म करने के बाद अमेरिका मज़े से इराक में पैर पसारे हुए था। इतना ही नहीं, इस नाम का वो आतंकवादी संगठन जो बना था 1999 में, मगर कभी शोहरत हासिल नहीं कर पाया था और ना ही कभी ताकतवर बन पाया था, वो भी अमेरिका का इराक पर हमला करने की वजह से अब ताकतवर बनना शुरू हो गया था। 2011 यानी 2011 के बाद से तो मानो उसने एक ऐसी राह पकड़ी और उसने ताकत की उन बुलंदियों को छुआ कि जिसके बारे में दुनिया ने कभी गुमान भी नहीं किया था। इराक और सीरिया के इतने बड़े इलाके पर कब्जा किया कि जिसके बारे में कभी शायद किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और ये सब कुछ इसीलिए मुमकिन हो पाया था क्योंकि 2003 यानी कि 2003 में अमेरिका ने जो इराक की फ़ौजों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और उसके सिपाहियों को और हथियारों के साथ पूरी तरह से सड़कों पर छोड़ दिया था। अब वो सिपाही बेरोज़गार थे, हथियार वो बेहतरीन तरीके से चलाना जानते थे, तो जाहिर है उनको कुछ ना कुछ तो करना ही था। उन लोगों ने अपने हथियार और अपने स्किल के साथ इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तमाम फ़ौजी बेहतरीन ट्रेनिंग याफ्ता थे, जिनको रशिया ने अपने दौर में बेहतरीन से बेहतरीन फ़ौजी ट्रेनिंग दी थी। तो इसीलिए इन्होंने ISIS ज्वाइन करते ही आसपास के इलाकों में पूरी तरह से तबाही मचा दी और दुनिया के पूरे नक्शे को ही बदल कर रख दिया था। ISIS के ताकतवर होते ही दस्तूर के मुताबिक एक बार फिर से अमेरिका जंग में कूदा और इस इलाके में वापस आया,
जंग शुरू हुई और एक बार फिर से जंग में शामिल लोगों के साथ साथ बेगुनाह और आम लोगों को भी इस जंग का नुकसान उठाना पड़ा। हजारों बेगुनाह लोगों ने बेवजह में अपनी जानें गंवाईं। लाखों लोग फिर से घर बार छोड़ने को मजबूर हुए और आसपास के इलाके पूरी तरह से मलबे में बदल गए। आज इराक भले ही काफ़ी कमज़ोर हो चुका हो और सिर्फ नाम के लिए ही एक्टिव हो, मगर इन सारी जंगों की वजह से इराक और सीरिया का जो हाल हुआ है वो हम लोग आसानी के साथ देख सकते हैं। जो लाखों लोगों ने जान गंवाई है, जो खूबसूरत और आलीशान और अमीर शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मगर दोस्तों, अब आखिर में सवाल यही बचता है कि जब सब कुछ झूठ था और बहुत जल्द ही बात पता चल चुकी थी कि सब कुछ झूठ है, तो आखिर अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला क्यों किया था? इसके बारे में एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक दोस्तों, ये दरअसल हमला सिर्फ और सिर्फ तेल की वजह से था, क्योंकि सद्दाम हुसैन की मौजूदगी में अमेरिका इराक का तेल हासिल नहीं कर पा रहा था, जिसका तोड़ सिर्फ यही था कि इराक में जाकर सद्दाम हुसैन की गाड़ी को ही पलट दिया जाए और वहाँ के तेल के ख़जाने को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए और वहाँ पर अपने ही एक गवर्नमेंट को बैठा दिया जाए, यानी कि पपेट गवर्नमेंट को बैठा दिया जाए, जो कि बाद में अमेरिका की तरफ से किया भी गया था। हालांकि दोस्तों, दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका का इराक के ऊपर हमला करने का दूसरा रीज़न ये भी था कि 9/11 की वजह से अमेरिका की जो छवि ख़राब हुई थी, यानी कि जो उसकी सुपर पावर वाली इमेज थी, उस पर एक बहुत बड़ा जो दाग लगा था, वो उसकी भरपाई करना चाहता था। जाहिर है 9/11 का जो जिम्मेदार था, यानी कि ओसामा बिन लादेन, उसका ताल्लुक तो सऊदी अरब से था और सऊदी अरब अमेरिका का दोस्त हुआ करता था। इसलिए अमेरिका सऊदी अरब पर तो हमला कर नहीं सकता था। उसको अपनी इमेज बचाने के लिए और एक बड़ा और लंबा मैसेज देने के लिए किसी न किसी पर तो अटैक करना ही था, और मिडिल ईस्ट में उसको अपना सबसे आसान टारगेट इराक महसूस हुआ, क्योंकि उस दौर में इराक ऑलरेडी आइसोलेटेड देश था, क्योंकि सद्दाम हुसैन के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और ये बात भी क्लियर थी कि जंग में सद्दाम हुसैन की मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। हालांकि दोस्तों, अमेरिका के इस हमले के पीछे अलग अलग एक्सपर्ट्स की तरफ से इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं। सच्चाई क्या थी, ये तो हम में से भला कोई भी ठीक तरह से नहीं जानता है। फिलहाल वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इस तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।